हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने रस शास्त्र पेपर सेकेंड में सेकेंड चैप्टर में गिलोय और गिलोय से बनने वाले जितने भी फॉर्मूलेशन थे उस पे हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम अम्लकी और अम्लकी से बनने वाले जितने भी फॉर्मूलेशन है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अम्लकी का बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है इम्बलिका ऑफिसनलिस। अम्लकी में ताजे फल का गूदा होता है। यह एक छोटे से मध्यम आकार का पेड़ होता है। अम्लकी जो होता है हमारा मध्यम आकार का वृक्ष होता है और इसका हम फल यूज में लेते हैं। जो ताज़ा फल होता है उसको हम यूज में लेते हैं। अम्लकी को संस्कृत में हम अम्लकी, अमृत फल, धात्री फल बोल देते हैं और हिंदी में इसे आंवला या आंवला बोल देते हैं। गुण की बात करें, गुण और क्रिया में देखें तो रस इसका जो होता है अम्ल, कषाय, मधुर, तिक्त और कटु, ये पंचरस होता है। गुण की बात करें तो रुक्ष और लघु गुण का होता है। वीर्य इसका शीत होता है। विपाक इसका मधुर होता है। कर्म की बात करें तो त्रिदोष नाशक होता है। वृक्ष होता है, रसायन की तरह काम करता है और चक्षुष होता है, नेत्र के लिए हमारे ये अच्छा होता है। इसके महत्वपूर्ण योग की बात करें तो च्यवनप्राश। चिकित्सीय उपयोग की बात करें तो रक्त पित्त में, अम्ल पित्त में, प्रमेह में और दाह में, इनमें हमको थेरेपेटिक यूज देखने को मिलता है। इसकी मात्रा की बात करें तो 10 से 20 ग्राम हम औषधीय मात्रा यूज में लेते हैं। ताज़ा रस की बात करें तो 5 से 10 ml हमें ताज़ा रस इसका जूस लेना है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप द्रव्य गुण पेपर सेकेंड करके मेरा एक प्लेलिस्ट है, उस पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला फॉर्मूलेशन है हमारा अम्लकी स्वरस, अम्लकी का जूस। इसके घटक द्रव्य अम्लकी, प्रमाण हमें 1 भाग लेना है। अब इसका निर्माण विधि देखेंगे। सर्वप्रथम बिना किसी दोष के ताजे एवं पके हुए आंवले को चुनें। आंवलों को बहते पानी के नीचे भली भांति धोएं ताकि सारी धूल और अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। साफ किए गए आंवलों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। यह रस निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। कटे हुए टुकड़ों से बीज को अलग कर दें। अब इन कटे हुए आंवले के टुकड़ों को मिक्सर में डालें। आंवले के टुकड़े को तब तक मिक्स करें जब तक कि एक समान और चिकना गूदा न बन जाए। तैयार गूदे को एक साफ मलमल के कपड़े या बारीक छन्नी में डालें। रस निकालने के लिए मलमल के कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ें या छन्नी का प्रयोग करें। ध्यान रहे कि पूरा रस निकल जाए। यदि आवश्यक लगे तो प्राप्त रस को पुनः एक बारीक छन्नी या मलमल के कपड़ों से छान लें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि रस में कोई गूदा न रह जाए। अंत में छाने हुए रस को एक साफ और सूखे बर्तन में संग्रहित कर लें। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ताजे और पके हुए आंवले का चुनाव करना है। फिर इस आंवले को हमें भली भांति धो लेना है ताकि इस पे जो धूल जमे होंगे वो दूर हो जाएंगे, अशुद्धियाँ इसकी दूर हो जाएगी। फिर आंवले को हम अच्छी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फिर इसके बीज भाग को हम अलग कर देंगे। अब इसको हम मिक्सी में डाल करके जो टुकड़ा हमने किया है आंवले का, इसको हम मिक्सी में डालेंगे और इसको हम गूदा भाग में बना लेंगे मिक्स करके। फिर जो हमारा गूदा भाग बना हुआ है इसको हम एक बारीक छन्नी में या मलमल के कपड़े में डाल करके अच्छी प्रकार से निचोड़ करके इसका रस निकाल लेंगे और एक साफ़ सुथरे कंटेनर में इसको हम संग्रहित कर लेंगे। तो इस तरह आपको इस निर्माण विधि से अम्लकी स्वरस प्राप्त हो जाएगा। अब इसके हम अनुपान की बात करेंगे। तो शहद और हरिद्रा चूर्ण इसका अनुपान है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो च्यूबोलिक एसिड, गैलिक एसिड और विटामिन सी इसके केमिकल कंपोजिशन है जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। पथ्य और अपथ्य की बात करें तो पथ्य आहार हमें लेना है यव, सत्तू, सूप, तिक्त साग, यहाँ पे आप सूप कर लेंगे। अपथ्य आहार में देखें तो दही, नवीन अन्न और गुड़ पदार्थ ये हमें नहीं लेना है। औसत सेवन काल की बात करें तो दिन में 2 बार प्रातः और शयन में हमें इसका यूज करना है। अब इसके फार्माकोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दिखाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखाता है, इम्यूनोमोडुलेटरी इफेक्ट दिखाता है, डाइजेस्टिव एंड कार्मेटिव इफेक्ट्स, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स, ये इसके फार्माकोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट फॉर्मूलेशन है हमारा अम्लक के आदि चूर्ण। इसके घटक द्रव्य है अम्लकी जो कि हम 1 भाग में लेते हैं, चित्रक जो कि 1 भाग में लेंगे, हरितकी, पीपली और सेंधव लवण ये हमें 1 भाग में सभी को लेना है। इसको याद करने के लिए ट्रिक देखेंगे तो हरा पीले आम से विचित्र है। हरा पीले आम से विचित्र है। हरा से आप हरितकी याद करेंगे, पीले से पीपली याद करेंगे, आम से अम्लकी, से सेंधव लवण, विचित्र से चित्रक याद करेंगे। तो
इस तरह से आपको अम्लक्य आदि चूर्ण के घटक द्रव्य इस ट्रिक से इजीली याद हो जाएंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखेंगे। अम्लक्य आदि चूर्ण के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र या चक्की का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग पीस कर महीन चूर्ण बनाएं। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को साफ कपड़े से छान लें ताकि कोई मोटे कण न रहे। सभी छाने हुए चूर्णों को एक साफ सूखे बर्तन में एक साथ मिलाएं। सभी सामग्रियों को समान मिश्रण को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से मिलाएं। मिश्रित चूर्ण को एक बार फिर साफ कपड़े से छान लें। अंतिम मिश्रित चूर्ण को कीटाणु रहित वायुरोधी कांच के डब्बे में संग्रहित कर लें। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अम्लक्य आदि चूर्ण बनाने के लिए अम्लकी के घटक द्रव्य एकत्रित करना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। फिर इसको खल्व यंत्र में या चक्की में डाल करके महीन पीस लेंगे ताकि इसका चूर्ण बन जाए। फिर पीसी हुई सामग्री को साफ छन्ने से इसके मोटे कण को हम साइड कर लेंगे छान करके, और सभी छाने हुए चूर्ण को एक साथ मिला करके अच्छे से फिर इसको हम साफ कपड़े से फिर से छान लेंगे। और फिर उसके बाद हम अंतिम में क्या करेंगे कि कांच के डब्बे में कीटाणु रहित डब्बा होना चाहिए और वायु रोधी होने चाहिए, इसमें संग्रहित कर लेंगे। तो इस तरह से हमें अम्लक्य आदि चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। अब इसके मात्रा की बात करें तो 3 से 6 ग्राम हमें अम्लक्य आदि चूर्ण की मात्रा लेनी है। इसके उपयोग की बात करें तो सभी प्रकार के ज्वर में, भेदन में, अरुचिकर में, कफहर में, दीपन में, पाचन में, इनमें हमें उपयोग देखने को मिलता है इसका। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो चिबोलिक एसिड, गैलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक, ये इसके केमिकल कंपोजिशन ये इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसके पथ्य और अपथ्य की बात करते हैं। पथ्य मतलब हितकर, अपथ्य मतलब अहितकर। पथ्य जो हमें लेना है, अपथ्य जो हमें नहीं लेना है। तो पथ्य आहार में देखें तो तिक्त रस प्रधान चीज़ें हम यूज में ले सकते हैं। हरितकी को यूज में ले सकते हैं, यब को यूज में ले सकते हैं। पथ्य अभिहार हमें करना है लंघन और विरेचन। अपथ्य आहार की बात करें तो गुरु, उष्ण, लवण प्रधान, ये हमें नहीं लेना है। अपथ्य विहार की बात करें तो वेग धारण, स्त्री प्रसंग और दिवा स्वप्न, ये हमें नहीं करना है। अब इसके औसत सेवन काल की बात करते हैं तो दिन में 2 बार प्रातः और शयन हमें इसका यूज करना है। नेक्स्ट फॉर्मूलेशन है त्रिफला रसायन। पिछले भोजन का पाचन सुनिश्चित करने के बाद सुबह 1 अभय दें। उसके बाद भोजन से पहले 2 विभित की और भोजन के दौरान शहद और घी के साथ 3 अम्लकी दें। त्रिफला रसायन, त्रिफला मतलब इसमें 3 फल यूज हो रहे हैं, अम्लकी, विभितकी और हरितकी। तो सबसे पहले सुबह में हमें अभय, अभय का पर्यायवाची है हरितकी, हरितकी हमें सुबह में देना है। उसके बाद भोजन से पहले 2 विभितकी देना है और भोजन के दौरान हमें शहद और घी के साथ 3 अम्लकी देना है। अब इसका अनुपान देखेंगे तो शहद और घृत इसका अनुपान है, अवधि 1 वर्ष तक। इसके लाभ देखेंगे तो रसायन उम्र बढ़ाने और बीमारी से मुक्त होकर 100 वर्ष तक चलने वाले जीवन को बढ़ावा देता है। यह आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम त्रिफला रसायन का यूज करते हैं तो उम्र बढ़ता है, इससे लंबे समय तक हम जीवित रहते हैं। अब इसके फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होता है इसमें, लॉन्गेविटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फॉर्मूलेशन है हमारा च्यवनप्राश। ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें घटक द्रव्य भी बहुत सारे यूज हो रहे हैं। इसको हम इजीली तरीके से ट्रिक से याद करेंगे। तो लघु पंचमूल इसमें यूज होता है, जिसमें आते हैं गौक्षुर, कंटकारी, बृहति, शालपर्णी और कृष्णपर्णी। बृहत पंचमूल भी यूज में आते हैं, इसमें आता है हमारा शौनाक, पाटला, बिल्व, अग्निमांत और गंभारी। फिर यहाँ पे अष्टवर्ग में 8 औषधियाँ होती है, जिसमें से 5 औषधियाँ इसमें यूज में आते हैं, जीवक, ऋष्वक, मेदा, काकोली और रिद्धि। च्यवनप्राश में टोटल 36 ड्रग यूज हो रहे हैं। इसमें से आपको 18 तो ईजिली याद हो जाएगा। 18, 5 हमारे लघु पंचमूल है, 5 बृहद पंचमूल, 5 हमारा अष्टवर्ग के और 3 है ये हरितकी, अम्लकी और ताम्लकी। तो 18 हमें यहाँ से याद हो रहे हैं। बाकी के 18 को याद करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। ये हमारा ट्रिक है, बाकी के 18 इससे याद होगा। इसको समझने से पहले एक कहानी समझते हैं। गुरु द्राक्षा, यहाँ पे द्राक्षा कर लेंगे। गुरु द्राक्षा पुनः गुड्डू और चंदन को बल के लिए, यहाँ पे होगा के लिए, मगध जीवन 3 परनी लाने को कहा।
तो वहाँ शटी नामक श्रृंगी मस्त बिदारी उत्पल के सूक्ष्म नासिका में वास कर रही थी। गुरु द्राक्षा थे, उसके शिष्य थे गुड्डू और चंदन। इसको पुनः बल के लिए मगध से 3 जीवन परनी लाने को कहा। वहाँ पे इसको सटी नाम की श्रृंगी मिली जो कि मस्त बिदारी उत्पल के सूक्ष्म नासिका में वास कर रही थी। अब इसको हम याद करेंगे तो गुरु से अगरु याद करेंगे, द्राक्षा से द्राक्षा, पुनः से पुनर्नवा, गुड्डू से गुडूची, चंदन से श्वेत चंदन, बल से बला, मगध से पीपली, क्योंकि हम पीपली को मगध भी बोल देते हैं, जीवन से जीवंती, परनी से पुष्पकर परनी और माशपर्णी और मुदपर्णी, शटी से शटी, श्रृंगी से कर्कट श्रृंगी, मस्त से मुस्ता, बिदारी से बिदारी कंद, उत्पल से उत्पल, नासिका से काकनासिका और वास से वसा याद करेंगे। तो इस तरह से आपको 36 ड्रग इजीली इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। अब हम च्यवनप्राश के निर्माण विधि की बात करते हैं। पके हुए ताजे आंवले को एक कपड़े में बांध लें। बिल्व से लेकर काकनासिका तक के सभी घटक को यवकुट चूर्ण बनाकर एक बर्तन में रख लें। बर्तन में 120 लीटर पानी डालें। आंवले की पोटली को बर्तन में लटकाएं और मिश्रण को तब तक उबालें जब तक पानी 1/4 मतलब 30 लीटर ना रह जाए। आंवले की पोटली को बर्तन से निकालें और काढ़े को छानकर अलग रख दें। उबले हुए आंवले से बीज निकालकर गूदे का कल्क बनाएं। गूदे के कल्क को एक कपड़े या 40 मेस की छलनी से छानकर एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में डालें ताकि रेसे निकल जाए। छने हुए गूदे को घृत और तेल के साथ तब तक भूनें जब तक नमी वाष्पित ना हो जाए। छाने हुए काढ़े में चीनी मिलाएं और मिश्रण को लेह पाक अवस्था तक उबालें। भुने हुए गूदे को लेह पाक में मिलाएं और मिश्रण को फिर से अच्छी तरह मिलाने तक उबालें। ठंडा होने पर मिश्रण में मधु मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं। डब्बे में संग्रहित करें। अब इसको हम समझेंगे। पके हुए ताजे आंवले को एक कपड़े में बांध लेना है। फिर उसके बाद बिल्व से लेकर के काकनासिका तक, अर्थात यहाँ से बिल्व से काकनासिका यहाँ तक, इन सभी औषधियों को चूर्ण बना करके एक बर्तन में रख लेना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें 120 लीटर पानी डालना है। फिर उसमें जो पोटली हमने आंवले के पोटली जो हमने बनाए हैं उसको उसमें लटका देंगे और इसको तब तक उबालेंगे जब तक इसमें 30 लीटर पानी ना रह जाए। अब इसके बाद हम जो आंवले का पोटली है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और काढ़े को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। फिर जो हमने पोटली में जो हमारे आंवला है उसको क्या करेंगे, उसमें से बीज निकालेंगे और गूदा भाग को कल्क बनाएंगे। और उसके बाद फिर जो गूदा भाग है उसको एक कपड़े के ऊपर हम मेश करेंगे ताकि उससे रेसा बाहर निकल जाएगा और जो हमारा कल्क होगा वो दूसरे बर्तन में आ जाएगा। फिर जो हमारा कल्क तैयार हो रहा है उस कल्क को हम घी के साथ या तेल के साथ इसको हम भर्जित करेंगे, भूनेंगे, ताकि इसमें का जो भी नमी होगा वो हमारा वाष्पित हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा काढ़ा 30 लीटर तैयार हुआ था उस काढ़े में हम गुड़ या चीनी मिला करके उसको हम मिश्रण करेंगे। फिर लेह पाक तैयार कर लेंगे। जब इसका लेह पाक बन जाएगा फिर इसमें हम भुने हुए जो हमारा कल्क है घी के साथ उसको हम इसमें मिला देंगे। फिर उसके बाद जब ठंडा पड़ जाएगा तो उसमें हम शहद मिला लेंगे। शहद मिला करके फिर उसमें जो भी प्रक्षेप द्रव्य वगैरह होगा उसको मिला करके हम एक कंटेनर में संग्रहित कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये च्यवनप्राश अवलेह तैयार हो जाता है। अब इसके हम मात्रा की बात करें तो 12 से 24 ग्राम हमें यूज में लेना है। अनुपान की बात करें तो जल के साथ या दुग्ध के साथ हमें अवलेह लेना है। उपयोग की बात करें तो इसका बहुत सारा उपयोग है। कांस में, श्वास में, छत में, छीन में, स्वर भेद में, हृदय रोग में, मूत्र रोग में, उरु रोग में, वात रक्त में, शुक्र दोष में, पिपाशा में, रसायन की तरह यूज होता है, मेध्य में, स्मृति प्रद में मतलब मेमोरी को वापस लाने के लिए, जरा में कोई बूढ़ा नहीं आने देता है। तो इस तरह से ये हमारा च्यवनप्राश इन सारे में
उपयोग होता है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो गैलिक एसिड होता है, वैलिक एसिड होता है और विटामिन सी होता है। पथ्य अपथ्य की बात करें तो पथ्य आहार है हमारा षष्ठी शाली चावल, घृत, दुग्ध, युष और मुग्ध। अपथ्य आहार की बात करें तो गुरु उष्ण लवण प्रधान द्रव्य हमें नहीं लेना है। औसत सेवन काल की बात करें तो दिन में 2 बार इसका हम यूज में ले लेते हैं, प्रातःकाल और शयनकाल। फार्मेकोडायनेमिक्स की बात करें तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होता है, इम्यून बूस्टिंग, रेस्पिरेटरी हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कार्डियोवास्कुलर के लिए भी अच्छा होता है। तो इन सब में इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। इस तरह से आपका ये च्यवनप्राश हो गया। नेक्स्ट है अब हमारा धात्री लौह। धात्री हम अम्लकी को ही बोलते हैं। इसके घटक द्रव्य है अम्लकी जो कि हम 384 ग्राम लेते हैं, लौह भस्म जो कि 192 ग्राम लेते हैं, यष्टि मधु जो कि 96 ग्राम लेते हैं, अमृता क्वाथ भावना की पर्याप्त मात्रा, मतलब अमृता जो क्वाथ होता है इसको हम भावना देने के लिए यूज में लेते हैं। इसको याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे, आम लौह या धात्री। यहाँ पे आम से अम्लकी याद करेंगे, लौ से लौह भस्म, य से यष्टि मधु, य में आ की मात्रा है तो अमृता क्वाथ। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से इजीली इसके घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखेंगे। धात्री लौह के लिए आवश्यक सभी सामग्री लें, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र या चक्की का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग पीसकर महीन चूर्ण बना लें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को साफ कपड़े से छान लें ताकि कोई मोटे कण ना रहे। सभी छने हुए चूर्णों को एक साफ सूखे बर्तन में एक साथ मिलाएं। सभी सामग्रियों के समान मिश्रण को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से मिलाएं। मिश्रित चूर्ण को एक बार फिर साफ कपड़े से छान लें ताकि एक समान महीन बनावट सुनिश्चित हो। अमृता क्वाथ मतलब गिलोय का काढ़ा मिलाकर 7 दिन तक प्रतिदिन अच्छी तरह से घोटें। इस मिश्रण को गोलियां या बटी के रूप में बना लें। इन गोलियों या बटी को धूप में कई घंटे से लेकर कई दिन तक रखें जब तक कि सामग्री पूरी तरह से सूख न जाए। पूरी तरह से सूखने के बाद सूखी सामग्री को इकट्ठा कर लें। यह अंतिम उत्पाद धात्री लौह कहलाता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले धात्री लौह के लिए जो भी हमारे घटक द्रव्य है इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये साफ हो और अशुद्धियों से मुक्त हो। फिर इसको हम सारे घटक द्रव्यों को अलग अलग खल्व यंत्र या चक्की में इसको पीस लेंगे, पीस कर महीन चूर्ण बना लेंगे। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को साफ कपड़ा से हम छान लेंगे ताकि मोटा कण जो होगा वो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद छाने हुए चूर्णों को साफ सुथरे बर्तन में रखकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर मिलाने के बाद अच्छी तरह से साफ कपड़े में या छन्नी में इसको हम छान कर चूर्ण को अलग कर लेंगे, मोटा कण को हम साइड कर देंगे। फिर इसमें हम अमृता अर्थात गिलोय का काढ़ा मिला करके इसको हम अच्छी तरह से घोटेंगे। ऐसा हम 7 बार करेंगे। उसके बाद इसको हम बटी या गोलियों के फॉर्म में निर्माण कर लेंगे। फिर इस बटी को हम धूप में सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से सूखे बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। यही हमारा धात्री लौह कहलाता है। इसके मात्रा की बात करें तो आधा से 1 ग्राम हमें इसकी मात्रा यूज में लेना है। अनुपान की बात करें तो घी या शहद के साथ लेना है। उपयोग की बात करें तो शूल रोग में, अम्लपित्त में, नेत्र रोग में, अनाह में, मंदाग्नि में, रक्तपित्त में, पांडु में, कामला में, पालित्य में और विबंध में इसमें हमें उपयोग करना है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, एम्बेलिकैनिन A एंड B % होता है। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोग व रोगी के अनुसार इसका पथ्य और अपथ्य हमें डिसाइड करना है। औसत सेवन काल की बात करें तो भोजन के पूर्व में, भोजन के मध्य में और भोजन के पश्चात में इसका हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूलेशन है हमारा अम्लक के आदि गुटिका। इसके घटक द्रव्य है
अम्लकी जो कि 1 भाग में लेना है, कमल जो कि 1 भाग में लेना है, कुष्ठ 1 भाग में, लज्जा 1 भाग में, वट 1 भाग में, मधु हमको पर्याप्त मात्रा में लेना है। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक है इसका, आम कमल मधु कुल का वट है। आम कमल मधु कुल का वट है, तो आम से अम्लकी याद करेंगे, कमल से कमल याद कर लेंगे, मधु से मधु याद करेंगे, कुल से आप कुष्ठ और लौ से आप लज्जा याद कर लेंगे इसमें। तो इस तरह से आपको इसका घटक द्रव्य इजीली याद हो जाएगा। अब इसके हम निर्माण विधि की बात करते हैं। अम्लक आदि गुटखा के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग पीसकर महीन चूर्ण बना लें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को साफ कपड़े से छान लें ताकि कोई मोटे कण ना रहे। सभी छाने हुए चूर्णों को एक साफ सूखे बर्तन में एक साथ मिलाएं। सभी सामग्रियों के समान मिश्रण को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से मिलाएं। मिश्रित चूर्ण को एक बार फिर साफ कपड़े से छान लें ताकि एक समान महीन बनावट सुनिश्चित हो। मधु मिलाते हुए मिश्रण को तब तक गूंथें जब तक वह गाढ़ा ना हो जाए और गोलियां या बट्टी बनाने के लिए उपयुक्त ना हो जाए। फिर इसे गोलियां या बट्टी के रूप में बना लें। इन गोलियों या बट्टी को धूप में कई घंटों से लेकर कई दिन तक रखें जब तक कि सामग्री पूरी तरह से सूख न जाए। पूरी तरह से सूखने के बाद सूखी सामग्री को इकट्ठा कर लें। यह अंतिम उत्पाद अम्लक की आदि गुटखा कहलाता है। इसको समझते हैं। अम्लक की आदि गुटखा बनाने के लिए उपयुक्त घटक द्रव्य को हम एकत्रित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये सारे घटक द्रव्य हमारे साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। फिर इन सबको हम खल्व यंत्र में बारी बारी से पीस लेंगे और अलग अलग रखेंगे। फिर प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को हम साफ कपड़े से छान लेंगे ताकि मोटे कण जो होंगे हमारे साइड हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, एक सूखे बर्तन में सारे चूर्ण को एक साथ मिला लेंगे और फिर पुनः इसको हम सूखे वस्त्र से छान लेंगे ताकि इससे क्या होगा, जो महीन चूर्ण होगा वो हमारा एक साइड आ जाएगा और मोटा वाला हम साइड कर लेंगे। जो महीन चूर्ण होगा उसमें फिर हम पुनः शहद मिला करके गूँथ करके इसको हम गाढ़ा बना लेंगे। फिर गोली के फॉर्म में इसको हम शेप दे देंगे और शेप देने के बाद इसको हम धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। फिर जब ये सूख जाएगा तब इसको हम सूखे कंटेनर में या एक प्लास्टिक के डब्बे में इसको हम एकत्रित कर लेंगे। यही हमारा अम्लक आदि गुटखा कहलाता है। इसके मात्रा की बात करें तो 500 mg हमें इसका उपयोग करना है। उपयोग की बात करें तो तृष्णा में और मुख शोष में ये हमारा लाभकारी होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो स्कॉर्बिक एसिड और मैलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो पथ्य आहार है हमारा मधुर, तिक्त, क्वाथ और रस प्रधान द्रव्य, ये हमारा पथ्य आहार है। वह अपथ्य आहार की बात करें तो अम्ल, लवण, कटु रस प्रधान द्रव्य हमें नहीं लेना है। औसत सेवन काल का बात करें तो मुहुर में क्या होता है कि हम बार बार औषधि को लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये अम्लक की आदि गुटखा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है हमारा फल त्रिकादि क्वाथ। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो अम्लकी, हरितकी, विभीतकी, मूस्ता, दारू हरिद्रा, इंद्रवरुणी, हरिद्रा और जल हमें 16 भाग में लेना है, बाकी को हमें 1 भाग में लेना है और शेष 1/8 भाग बचा होना चाहिए। त्रिफला, इंद्रमस्त दारू में जल मिलाकर फल खाते हैं। यह हमारा ट्रिक हो गया। त्रिफला से आपको हरितकी, अम्लकी और विभीतकी याद रखना है। इंद्र से आप इंद्रवरुणी याद रखेंगे, मस्त से आप मूस्ता याद कर लेंगे, दारू से दारू हरिद्रा याद करेंगे, जल से आपको जल याद करना है। तो इस तरह से आपको ये घटक द्रव्य ईजिली ट्रिक से याद हो जाएगा। अब इसके निर्माण विधि की बात करेंगे। तो निर्माण विधि में इसका गुडुची क्वाथ विधि, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया है, तो वहाँ से आप समझ लेंगे। इस विधि से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है हमारा त्रिफला घृत। इसके घटक द्रव्य है त्रिफला क्वाथ, वसा क्वाथ, भृंगराज क्वाथ,
अजादुग्ध, हरितकी, विभीतकी, अम्लकी, पीपली और द्राक्षा। और इस तरह से त्रिफला, वसा, भृंगराज और अजा को हम 768 ml लेंगे, हरितकी को हम 12 ग्राम, विभीतकी को और अम्लकी को 12 ग्राम, पीपली को, द्राक्षा को भी 12 ग्राम लेना है। इसका ट्रिक है, त्रिफला में दुग्ध से 3 क्वाथ पिला दिया, यहाँ पे 3 है, त्रिफला ने दुग्ध से 3 क्वाथ पिला दिया। तो त्रिफला से हरितकी, विभीतकी, अम्लकी याद रखेंगे, दुग्ध से अजा का दुग्ध याद रखेंगे, 3 क्वाथ में हमारा त्रिफला क्वाथ, वसा क्वाथ और भृंगराज क्वाथ याद कर लेंगे, पीला से पीपली याद करेंगे और दिया से द्राक्षा याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ट्रिक से इजीली इसके घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। शेष द्रव्य है इसके चंदन, सेंधव, बला, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, मरीच, नागर, शर्करा, पुंडरिक, कमल, पुनर्नवा, यष्टिमधु और गौघृत। इन सब का मात्रा देख लेंगे आप। गौघृत हमें 768 ml लेना है, बाकी सबको 12 ग्राम लेना है। इसको याद करने के लिए ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक है हमारा, कोली गौ मेद में चंद सा बल पुनः शर्करा, मधु को पुंड नगर से मिला। कोली से आप याद रखेंगे काकोली और क्षीर काकोली, गौ से गौघृत, मेद से मेदा, चंद से चंदन, सा से सेंधव, बल से बला, पुनः से पुनर्नवा, शर्करा से शर्करा, मधु से मधु, को से कमल और पुंड से पुंडरिक, नगर से नागर, मिला से मरीच। तो इस तरह से ट्रिक से आप इजीली इसके द्रव्य याद कर लेंगे। अब इसका निर्माण विधि देखते हैं। त्रिफला घृत का निर्माण विधि 6 स्टेप में पूरा होता है। इसमें पहला स्टेप है हमारा कल्क द्रव्य की तैयारी। इसमें हमें सबसे पहले कल्क बनाना होता है। तो कल्क द्रव्य के सभी घटकों हरितकी से यष्टि मधु तक को लेकर महीन चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर एक गाढ़ा कल्क मतलब पिंड रूप बनाएंगे। दूसरा स्टेप है इसका द्रव्य की तैयारी, मतलब इसमें लिक्विड क्वाथ के रूप में हम तैयार करेंगे। इसमें शास्त्रीय संदर्भ के अनुसार त्रिफला क्वाथ, वसा क्वाथ, भृंगराज क्वाथ तैयार करें। अजा दूध, अजा को हम बकरी भी बोल देते हैं, तो बकरी का दूध को हम द्रव्य के रूप में ले लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा मिश्रण, मतलब सबको मिक्स करना है। एक साफ बर्तन में निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार गौघृत 1 भाग में लेंगे, कल्क द्रव्य 1/4 भाग में लेंगे और द्रव्य हम 4 भाग मिलाएंगे। तो इस तरह से सबको हम मिक्स कर लेंगे। चौथा स्टेप है हमारा पाक करना। मिश्रण को मंद आंच पर रखें, कल्क को बर्तन की तली में चिपकने से रोकने और समान पाक सुनिश्चित करने के लिए लगातार हिलाते रहें। सामग्री को जलने से बचाने के लिए एक समान मंद आंच बनाए रखें। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक पानी की मात्रा वाष्पित न हो जाए और स्नेह सिद्धि लक्षण प्राप्त न हो जाए। पांचवा स्टेप है हमारा छानना। स्नेह सिद्धि लक्षण प्राप्त होने पर इसे आंच से उतार लें। घृत को एक साफ सूखे कपड़े से छान लें ताकि द्रव्यों के कल्क के ठोस अवशेष निकल जाएं। ठंडा करना और भंडारण करना। 6 स्टेप है हमारा ठंडा करना और भंडारण करना। छाने हुए घृत को कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें। इसे एक साफ सूखे वायुरोधी डब्बे में संग्रहित कर लें। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कल्क निर्माण करना है। तो कल्क निर्माण हमें हरितकी से लेकर के यष्टि मधु तक के द्रव्य का सूक्ष्म चूर्ण बनाना है। सबसे पहले हरितकी, विभीतकी, अम्लकी, पीपली, द्राक्षा, चंदन, सेंधव, बला, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, मरीच, नागर, शर्करा, पुंडरिक, कमल, पुनर्नवा और यष्टि मधु, इन सबको हमको पहले कल्क बना लेना है। फिर उसके बाद कल्क बना करके पिंड रूप तैयार करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जब कल्क बन जाएगा तो दूसरे कंटेनर में हम मतलब दूसरे बर्तन में द्रव बनाएंगे। इसमें हम त्रिफला क्वाथ लेंगे, वसा क्वाथ लेंगे, भृंगराज क्वाथ लेंगे और इसमें अजा दूध को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये लिक्विड फॉर्म में तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मिश्रण करेंगे, मिक्स करेंगे। अब मिक्स हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले गौघृत लेंगे 1 भाग और जो कल्क हमने बनाया उसको ले लेंगे 1/4 भाग और जो द्रव हमने भृंगराज, त्रिफला और वसा और अजा दूध से जो द्रव बनाए थे इन सबको मिला लेंगे।
फिर उसके बाद इसको हम मंद आंच पे पाक करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कल्क है ये बर्तन में नीचे चिपके ना, तो इसलिए इसे हम हिलाते रहेंगे। फिर उसके बाद एक चीज़ और हमें बचाव करना है कि हमारा जो कल्क है वो जब हम आंच देंगे तो इस पर पके ना, मतलब अच्छी तरह से जले ना, कि जला हुआ टेस्ट उसमें ना आए। फिर उसके बाद इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके पानी जो है वो हमारा वाष्पित ना हो जाए और सिद्धि लक्षण प्राप्त ना हो। जब ये सिद्धि लक्षण आ जाए उसके बाद हमें इसको छानना है। सिद्धि लक्षण आने पे आँच से उतार देंगे और फिर इसको हम छान लेंगे। छान करके घृत को एक साफ सूखे कपड़े से छान लेंगे ताकि जो हमारा कल्क भाग है और जो भी ठोस है वो अवशेष इससे निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद सूखे और वायुरोधी डब्बे में इसको हम संग्रहित कर लेंगे। यही हमारा त्रिफला घृत है। इसके मात्रा की बात करें तो 12 ग्राम हम यूज में लेते हैं। अनुपान है इसका गर्म पानी या गर्म दूध। उपयोग की बात करें तो तिमिर में, नेत्रकांडु में, कांच में, नेत्र स्त्राव में, पटल रोग में और अंधापन में। मेनली ये हमारा आई रिलेटेड जितना भी डिजीज होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं। नेत्र रोग में इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड और कैसिन प्रेजेंट होता है इसमें। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोग और रोगी के अनुसार इसका पथ्य अपथ्य डिसाइड करते हैं। औसत सेवन काल की बात करें तो दिन में 2 बार हमें लेना है, प्रातः काल और शयन काल। दुष्प्रभाव की बात करें तो अधिक मात्रा में लेने से अतिसार हो जाता है, अनाह होता है और अध्यमान होता है। तो इस तरह से आपका अम्लकी और अम्लकी से बनने वाले जितने फॉर्मुलेशन है ये हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भल्लातक के बारे में पढ़ेंगे।